हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और साथ ही सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स को बेसिक से जानेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है वो पहली बात वो इंटरेक्ट करना चाहिए अपने यूज़र के साथ। मान लो मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ तो कंप्यूटर मेरे साथ बातचीत करे। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली बात बोलेगा, कहने का मतलब मेरे से इंटरेक्ट करेगा। अगर कंप्यूटर और मेरे बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो कंप्यूटर पे मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने टास्क को एकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा। तो कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट। और कंप्यूटर इंटरेक्ट कैसे करेगा मेरे साथ? मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ढांचा है और जो कंप्यूटर का यूज़र है, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का और कंप्यूटर को यूज़ करने वाला पर्सन जिसको यूज़र कहते हैं, दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़, मैक, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको एकम्प्लिश करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मेरे पास होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था इनपुट मतलब क्या होता है। जो भी चीज़ अंदर मैसेज लेके जाती है कंप्यूटर के, वो इनपुट होती है। सो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस का क्या काम है? इनपुट डिवाइस को हम डिफाइन करते हैं, ये ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है डेटा फीड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। और फिर कंप्यूटर उसका क्या करता है? डेटा का उसको स्टोर कर लेगा। जो भी हम डेटा फेंकेंगे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से स्टोर कर लेगा और कंप्यूटर से स्टोर करके क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा और फिर अपना संदेश देगा आउटपुट के रूप में। इससे पहले हम ये देखें, पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, अगर आप कोई आईटी इंजीनियर तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा, लेकिन वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो मैं ऐसी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर के अंदर ये दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के जो अंदर होते हैं। सो सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होती है कंप्यूटर रीडेबल प्रोग्राम्स की, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। ये सब सॉफ्टवेयर बताते हैं। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल मतलब मैंने आपको बताया हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। और जिसको छू सके वो होते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी ध्यान से सुनिए चीज़। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई रिपीट, इसको याद रखने का तरीका है सॉ, SAU, सॉ, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड, अब एंड्रॉयड पे चला रहे हो तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल के लिए हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एंटीवायरस है, मैकेफी, ये एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये MS ऑफिस है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। तो एक एक करके नजर डालते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर में जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है और जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो रिश्ता बनाएगा, जो एक इंटरफेस देगा जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे असेंबलर, कंपाइलर, ये सब। तो ये सब कुछ मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि ये मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और प्रोसेसेस जो कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम है वो मैनेज करता है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ अगर कंप्यूटर से निकाल दो तो क्या बचेगा उसके अंदर? कुछ भी नहीं बचेगा। तो विंडोज़ क्या करेगी? कंप्यूटर के अंदर सब कुछ मैनेज करती है। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर मैनेज करती है, कंप्यूटर के सारे अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो मैनेज करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उन सबको प्लेटफॉर्म देता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ना करे तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेंगे। अगर मान लो कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए, जब आप किसी नए कंप्यूटर के अंदर नया कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ विंडोज़ होती है और कुछ नहीं होता। और फिर आप उसमें क्या करते हो? अपने आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, फिर आप उसमें गूगल क्रोम डाल देते हो, फिर आप उसमें याहू मैसेंजर डाल देते हो, फिर आप उसमें MSN मैसेंजर डाल देते हो। तो ये सब दुनिया भर के आप और सॉफ्टवेयर डाल देते हो, लेकिन उसमें पहले से क्या है? विंडोज़। अगर विंडोज़ ही नहीं होगी तो क्या बाकी सॉफ्टवेयर चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है।
आप इस तरह से समझिए, अगर हमारी बॉडी में हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या बाकी चीज़ें काम करेंगी? नहीं। तो हमारा दिमाग क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो भी सर्विसेज हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर के जैसे प्रोसेसेस हैं, जैसे कंप्यूटर लॉग ऑन कब होगा, लॉग ऑफ कब होगा, शट डाउन कब होगा, रीस्टार्ट कब होगा, ये सब कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड है, अभी रिलीज़ हुआ है एंड्रॉयड मार्शमैलो, ये सब क्या है? ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ का ये विंडोज़ 10 है लेटेस्ट, और एंड्रॉयड का है एंड्रॉयड मार्शमैलो। इसी तरह मैक है, मैक का कई सारे हैं, बटरलॉयन, कई सारे इनके नाम हैं। मैक के भी अलग अलग अजीब से नाम होते हैं इनके। तो आप ये लेटेस्ट देख सकते हैं कौन से अभी चल रहा है मैक वगैरह के अंदर भी, और उसी हिसाब से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो ये कुछ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 8, 7, XP वगैरह, ये सब। यूनिक्स है, लिनक्स है, एप्पल मैक OS, मैक OS X, मैकिंटोश, डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन? यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। फिर प्रोग्राम चलाने में, प्रोग्राम चलाता है ये कंप्यूटर के सारे, दूसरे सॉफ्टवेयर चलाता है। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर डिवाइस है वो मैनेज करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर मैं कोई भी चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ उसको मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर में जो फाइल स्टोरेज वगैरह है, जो स्टोरेज करता है कंप्यूटर, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, शट डाउन भी वही करता है। रीस्टार्ट जब आप कंप्यूटर को करते हो तो दो तरह से कर सकते हो। एक होता है कोल्ड बूट। रीस्टार्ट करने का एक और नाम भी होता है, रीस्टार्ट करने को हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग, BOOTING, बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। अब रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो रीबूट कर कह दूंगा मैं उसे। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो दो तरह से कर सकते हो। एक, कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर दो। कंप्यूटर में जो पावर का बटन है उसे दबा के रखो और वो 10-15 सेकंड बाद कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर स्विच ऑन कर लो। इसको बोलते हैं कोल्ड बूट। एक होता है आप इस पर क्लिक करो विंडोज़ के आइकॉन पे, या जो भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, मैक है, उसमें आप रीस्टार्ट का कमांड दे दो। तो आप कमांड माउस से क्लिक कर दो, जैसे आप ये आ जाएगा, मेन्यू खुल जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा रीस्टार्ट, इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब रीस्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं वार्म बूट। दो तरह से रीस्टार्ट कर सकते हो, वार्म बूट और कोल्ड बूट। कोल्ड बूट मतलब कंप्यूटर का पावर ही ऑफ कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट कर लो। और वार्म बूट मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहो कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करे। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कहोगे? आप उसको कमांड दोगे। तो जब कमांड दोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आई रिपीट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत फास्ट होता है और स्मॉल होता है। ये किसी भी डिवाइस के अंदर बिल्ट होता है, बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, बहुत जल्दी अपना काम करता है, और जो भी हम कमांड देते हैं, इसे इनपुट देते हैं, उस पर बहुत जल्दी काम करता है। जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, यूज़र को जो भी कमांड देगा उस पर बहुत जल्दी रेस्पॉन्स आएगा इसका। और ये यूज़ होता है MP3 प्लेयर्स वगैरह में, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क का मतलब होता है वो एक बार में एक ही चीज़ करेगा। अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मान लो मैंने कोई वेबसाइट खोल रखी है, तो मैं वेबसाइट पे ही काम करूंगा, साथ साथ में गाने नहीं सुन सकता। यानी एक बार में एक ही टास्क करेगा, इसे बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। और सिंगल यूज़र का मतलब क्या है? एक बार में एक ही व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है। वन यूज़र वर्क्स ऑन द सिस्टम। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग में क्या होता है? पहली बात, एक ही यूज़र इसे काम करेगा और एक ही टास्क एक बार में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है MS-DOS और पाम OS। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम और MS-DOS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और ये उतना पावरफुल नहीं होता, इतना कुछ कर नहीं सकता, और सस्ता आता है, उतना महंगा नहीं है। तो इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर पे काम करता है, जो छोटे लेवल के कंप्यूटर होते हैं उस पर काम करता है। MS-DOS पे बेस्ड होता है ये। और जो ये स्पेस होती है इनमें काफ़ी कम होती है डिस्क के ऊपर, तो ये काफ़ी कम स्पेस घेरता है डिस्क के ऊपर। इसको बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग OS। दूसरा होता है सिंगल यूज़र लेकिन मल्टीटास्किंग OS, यानी इस पे एक बार में एक ही यूज़र, एक ही व्यक्ति काम करेगा, लेकिन वो कई सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है। तो ये सबसे कॉमन है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। इसके दो एग्जांपल हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम X और दूसरा विंडोज़ XP। और इसमें जो महंगे कंप्यूटर हैं वो इसे यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूज़र काम करेगा। फिर होते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग।
यानी बहुत सारे यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं एक साथ, और मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो हर यूज़र है, मान लो इसे 100 लोग यूज़ कर रहे हैं एक साथ, तो हर एक का एकदम यूनिक सेशन होगा। यानी जो वो कंप्यूटर चला रहा है वो एकदम यूनिक सेशन है, वो किसी दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ मर्ज नहीं करेगा। उसकी जो भी यूज़ करेगा उसका अपना डेटा क्रिएट होगा, जो सेकेंडरी डेटा है वो अपना खुद का क्रिएट करेगा। तो हर एक का एक यूनिक सेशन होता है और कई सारे यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूनिक्स, लिनक्स और VMS। इसमें मेंटेनेंस बहुत आसान होती है, लेकिन इसे एक पावरफुल कंप्यूटर यूज़ करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एग्जांपल है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग के। तो इस डिवाइस के ऊपर ये यूज़र अपना काम कर रहा है, ये वाला अपना काम कर रहा है। अब अगर मान लो पहले वाले ने अपना अलग इंटरनेट चला रखा है और उसमें वो अपना अलग वेबसाइट खोल रहा है, तो वो उसका अपना पर्सनल डेटा है। वो ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम डेटा को शेयर कर रहे हैं। इसका सेशन अलग है, इसका सेशन अलग है। सो जो यूज़र इंटरफेस होता है, मैंने आपको बताया था, जो यूज़र इंटरफेस होता है वो क्या होता है, एक यूज़र कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, उसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस दो तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे बोलते हैं GUI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सबसे कॉमन है। ये यूज़ होता है विंडोज़ के अंदर, OS X के अंदर, GNOME के अंदर, KDE के अंदर। इसमें जो माउस है वो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो डेस्कटॉप होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। डेस्कटॉप होता है जो इसमें जो स्क्रीन होती है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, जिसपे आप जो देखते हैं कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिसपे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे हुए हैं, वो डेस्कटॉप होता है। और इसमें जो शॉर्टकट्स होते हैं वो प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। तो जो ये आइकॉन्स आप देख रहे हैं इतने सारे, ये आप इन पे डबल क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और जो ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें एडिशनल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। टास्क स्विच आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर खुली हुई हैं तो आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ खोल सकते हैं। कई सारी, मान लो 4 चीज़ें खुली हुई हैं तो आप उनके बीच में टास्क को स्विच कर सकते हैं। और इनमें आप डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं वो अलाउ करते हैं डायरेक्टेड इनपुट। कोई भी आप इनपुट इसमें दे सकते हैं डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे एक एग्जांपल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, इसमें मैं ये सब टाइप कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ, और इसके अंदर ये देखिए माउस से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। माउस से कमांड जा रही है, माउस से नहीं जाएगी तो ट्रैक पैड से जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसके अंदर जैसे एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरे तरह का, पहले तरह का था GUI, दूसरे तरह का है CLI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ये पुराने तरह का इंटरफेस है, ये पुराने तरह के इंटरफेस है और इसे यूज़ करते हैं DOS, लिनक्स और यूनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो यूज़र है वो सारी जितनी भी कमांड्स हैं उसको याद रखनी पड़ती हैं। तो यूज़र मस्ट रिमेंबर ऑल द कमांड्स। और ये जितने भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें इंक्लूडेड होता है कमांड लाइन इंटरफेस भी, ये आपको याद रखना है। सो ये एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस का। आप ये DOS खोलेंगे, DOS के अंदर कमांड देंगे। आपने आई एम श्योर ये जो पुराने तरह के कंप्यूटर थे उसमें ये सब यूज़ किया होगा। इसको बोलते हैं MS-DOS। नेक्स्ट, तो पहले तरह के सॉफ्टवेयर कौन से थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई रिपीट, मैंने आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे। एक थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं कवर कर चुका हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एक खास काम है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है इनके बिना नहीं चल सकता, कंप्यूटर इनके बिना बिल्कुल चल सकता है। जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर में गाना सुनना है तो मैंने VLC प्लेयर डाउनलोड कर लिया, इसका एक खास काम है। स्काइप पे मुझे किसी से बात करनी है दूर दराज तो मैं स्काइप डाउनलोड कर लूँगा। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली कंप्यूटर में आप जो भी डालते हो सॉफ्टवेयर, विंडोज़ को छोड़ के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के, कंपाइलर्स और असेंबलर को छोड़ के, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं, स्प्रेडशीट हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कुछ भी कंप्यूटर में, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनको चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इन सब के काम बहुत सारे हैं। स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ऑफिशियल काम है, अलग अलग चीज़ है इनके अंदर। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, डेटा एनालाइज के लिए यूज़ होता है। तीसरे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कवर कर लिए, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कवर कर लिए, अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करिए समझने। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब जो भी आपकी गुणवत्ता बढ़ाए। गुणवत्ता मतलब आपका जो भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ये कोई खास काम करेंगे, कंप्यूटर में ये दूसरे जो प्रोग्राम हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, कंप्यूटर सही तरीके से काम करता रहे उसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर में मैंने विंडोज़ डाल दी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब इसने मुझे ये अलाउ कर दिया कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाल सकूं, यानी कि मैंने MS एक्सेल डाल दिया। लेकिन MS एक्सेल में अगर वायरस आ गया तो क्या चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। यानी MS एक्सेल ढंग से काम करे, यानी कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ढंग से काम करें, इसके लिए ज़रूरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं इनके अंदर जो डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर बाकी चीज़ें ढंग से काम करें, इसके लिए होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस आपने डाल दिया, अब एंटीवायरस का कोई खास काम नहीं है कंप्यूटर के अंदर, ऐसा नहीं है आप इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो या कोई और काम के लिए, गाने सुनने के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका गाने की जो फाइल है उसमें अगर वायरस है तो क्या वो चलेगा गाना? नहीं चलेगा। यानी कि बाकी चीज़ें ढंग से काम करें उसके लिए होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको ये कई भागों में विभाजित कर देता है। या फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसे प्रोवाइड करता है, आपके नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है उसको कंट्रोल करता है फायरवॉल। तो ये सब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट, और बीच में मैंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिए थे। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इनपुट होती है, कंप्यूटर के अंदर से बाहर आती है वो आउटपुट होती है। तो जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो इतने सारे तरह के होते हैं, सबको मैं डिटेल में करूँगा डिस्कस। पहले सुन लीजिए। सबसे पहले होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट क्यों है? कीबोर्ड पे जो भी मैं टाइप करूँगा वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड को कोई संदेश नहीं दे सकता, कीबोर्ड कंप्यूटर को संदेश दे सकता है। फिर हो गए पॉइंटिंग डिवाइसेज, जैसे माउस है। क्या कंप्यूटर माउस को कोई संदेश दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन माउस कंप्यूटर को चला सकता है, तो इनपुट हो गया। इसी तरह ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ये सब हो गए, ये भी सब पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। फिर हैंड हेल्ड डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जैसे ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ गौरव, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मैं ये जो एरो यूज़ कर रहा हूँ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मैं इस वक्त ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा हो गया हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं, जैसे पेन हो गया, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पेन से लिख रहा हूँ, डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ। जॉयस्टिक हो गया जो गेम वगैरह खेलने के लिए यूज़ होता है। टच स्क्रीन हो गया। आप टच स्क्रीन अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? अब जो मैं ये बना रहा हूँ, ये ड्राइंग्स वगैरह, ये कैसे बना रहा हूँ? कंप्यूटर की स्क्रीन पे बना रहा हूँ, लेकिन क्या मैं स्क्रीन पे फिंगर टच कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन, एक्सटर्नल पेन। मैं कंप्यूटर के अंदर एक USB पेन लगा रहा हूँ जिससे मैं ये लिख पा रहा हूँ। और ग्राफिक टैबलेट जो होते हैं ये सब क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। फिर होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर आ गया बार कोड रीडर, आ गया स्कैनर, आ गया MICR, OCR, OMR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब आ गए। फिर आ गए ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर एक और, जैसे माइक्रोफोन आ गया, कंप्यूटर के अंदर कुछ बोलना है आपको, वेब कैम आ गया, कंप्यूटर के अंदर आपको वीडियो आपका लेके जाएगा, तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। तो एक एक करके देखते हैं इनपुट डिवाइस। सबसे पहले कीबोर्ड आ गया। तो कीबोर्ड सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा सिंपल इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का काम क्या है आप सब जानते हैं। कीबोर्ड जो है इसने जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर था उसे रिप्लेस कर लिया था। और इसमें टाइपराइटर और कीबोर्ड में क्या फ़र्क है? टाइपराइटर से भी आप टाइप कर सकते हो, कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो। फ़र्क ये है कीबोर्ड के अंदर फंक्शन ज़्यादा होते हैं टाइपराइटर से। तो इसके अंदर आप कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो, शॉर्टकट्स कर सकते हो, इवन आप इसमें रीस्टार्ट भी कर सकते हो। आप अगर अपने कंप्यूटर में दबाएंगे Alt + Ctrl + Delete, ये क्वेश्चन कई बार आता है तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। Alt की दबाओ, कंट्रोल की दबाओ और डिलीट की दबाओ, तो ये क्या करेगी? आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं इससे आप उनको क्लोज कर सकते हो और रीस्टार्ट भी कर सकते हो। आई रिपीट, Alt + Ctrl + Delete, तीनों की एक साथ दबाओगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इसकी मदद से। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं कीबोर्ड से। अब तो वैसे जॉयस्टिक और इसका माउस का ज़माना है, लेकिन कीबोर्ड से भी गेम्स खेले जाते हैं। अब जो की हैं ये भी बहुत तरह की होती हैं। अल्फ़ाबेट की होती हैं, डिजिटल की, स्पेशल की, फंक्शन की, एंटर, होम, पेज अप, पेज डाउन, टैब, बैकस्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज़ की बहुत सारी कीज़ होती हैं कंप्यूटर के ऊपर।
तो एक एक करके देखते हैं कीबोर्ड के ऊपर जो भी कीज़ होती हैं किस तरह की होती हैं। ऐसा होता है कीबोर्ड। तो ये शिफ्ट की जब आप दबाते हैं तो कैपिटल लेटर कर सकते हैं। अब आप ये क्यू टाइप करेंगे तो क्यू छोटा आएगा, लेकिन शिफ्ट दबा के करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो कैप्स लॉक दबा दो, कैप्स लॉक दबाओगे तो भी कैपिटल लेटर यूज़ होंगे, बड़े लेटर यूज़ होंगे, छोटे यूज़ नहीं होंगे, या फिर शिफ्ट दबा के कोई भी चीज़ लिखो। तो शिफ्ट की का काम क्या है? शिफ्ट की का काम है लेटर्स को कैपिटलाइज करना। और शिफ्ट की जो है ये और भी कामों के लिए यूज़ होती है। कई जो फंक्शन हैं, शॉर्टकट वगैरह हैं, वो शिफ्ट की मदद से यूज़ होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो नंबर्स के ऊपर होते हैं, नंबर रो के अंदर, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको मान लो टाइप करना है @ जी, जैसे आप जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें @ होता है, gaurav@gmail.com। तो ये @ कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? 2 को दबाओ और शिफ्ट को दबाओ तो ये @ आ जाएगा। अब यानी कि जो नंबर्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये हैं स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल। परसेंटेज हो गया, अप का साइन हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अगर ये स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए तो शिफ्ट की दबाओ और साथ में ये नंबर दबाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो शिफ्ट +2 दबाओगे तो ये आ जाएगा @ शिफ्ट +3 दबाओगे तो ये आ जाएगा हैश, शिफ्ट +4 दबाओगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा, शिफ्ट +5 तो परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से शिफ्ट की का काम क्या है? एक तो कैपिटलाइज करना लेटर को, और दूसरा क्या करना? दूसरा नंबर्स के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उन्हें इंसर्ट करना। अब ये शिफ्ट की किस तरह की है? ये एक टाइपराइटर की है। तो एक की बहुत तरह की है, मैंने कलर कोडिंग की हुई है यहाँ पे। जैसे जो हरे रंग वाली ये हैं, ये कर्सर की हैं। कर्सर मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, ये कर्सर की हैं। ये जो साइड में हैं ये हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ये जो न्यूमेरिक कीपैड है, तो ये आप यहाँ से भी दबा सकते हो नंबर के लिए, यहाँ भी दबा सकते हो। आप इसको लॉक भी कर सकते हो, नम लॉक दबा के, नंबर काम नहीं करेंगे फिर। तो बहुत सारी की हैं, तो इसमें ये सारी जो की हैं ये हैं न्यूमेरिक कीपैड। फिर ये जो मजेंटा कलर है ये है एप्लीकेशन की। फिर इसमें ये है एंटर की। 2 एंटर की होती हैं, एक तो ये बड़े वाली एंटर की होती है और एक ये छोटे वाली साइड में होती है एंटर की, आप कोई भी दबा सकते हो। तो ये जो ऊपर है F1 से लेके F12, ये कलर है, ये है फंक्शन की, F1 से लेके F12। इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एप्लीकेशन चल रही है और आपने दबा दिया Alt + F4 तो वो बंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये जो खोल रखा है, ये पावर पॉइंट खोल रखा है, मैं पीछे से आवाज़ दे रहा हूँ और पावर पॉइंट की स्लाइड बदल रहा हूँ। अब ये मुझे क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं एस्केप दबाऊंगा और फिर माउस से ले जाके कोने में यहाँ पे क्रॉस का आइकॉन होगा वो काट दूंगा, या Alt + F4 दबाऊंगा। तो Alt + F4 का यूज़ कब होता है? याद रखिए, Alt + F4 का यूज़ होता है अगर आपको कोई भी ओपन एप्लीकेशन को क्लोज करना हो। मान लो मैं गाने सुन रहा हूँ, मैंने iTunes खोला हुआ है, और iTunes मुझे बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा? Alt + F4 दबा दूंगा तो iTunes बंद हो जाएगा। जो भी ओपन एप्लीकेशन है उन्हें क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं Alt + F4। कुछ और इसके यूज हैं। अब एंटर की देखते हैं। एंटर की मैंने आपको बताया, एक तो ये है एंटर की और एक साइड में छोटी सी होती है एंटर की। 2 एंटर की होती है कीबोर्ड के ऊपर। एंटर की क्या करती है? कोई भी आपको कमांड देनी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है एंटर की। या आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, मान लो आपको वेब ब्राउज़र खोलना है, तो आप उसके ऊपर चले जाओ और एंटर दबा दो, ये खुल जाएगा। या फिर अगर टाइप कर रहे हो तो टाइप में अगली लाइन में जाना है तो आप यूज़ करेंगे एंटर की, अगली लाइन में आप पहुंच जाएंगे। तो ये काम है एंटर की का। तो ये है एंटर की, ये एक अलग खास तरह की है। अब देखते हैं ये न्यूमेरिक कीपैड क्या है। न्यूमेरिक कीपैड ये होता है, ये न्यूमेरिक कीपैड है साइड में। एंटर की को छोड़ दो, ये जो भी ये कलर है इसके अंदर ये है न्यूमेरिक कीपैड। ये इसमें नंबर्स भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कुछ और कंट्रोल भी हैं जैसे होम, नम लॉक अगर आप दबाओगे तो फिर नंबर आप नहीं दबा पाओगे। ये 3 तरह की आप देख रहे हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं। इनके लिए एक स्पेशल वर्ड है मेरे पास। तो ये आप फॉर एग्जांपल आप अगर कैप्स लॉक दबाओगे, कैप्स लॉक ये वो की हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से ही इनके फंक्शन को कम या शुरू कर सकते हो। जैसे आपने अगर कैप्स लॉक दबा दिया की तो फिर कैप्स लॉक ऑन हो गया, और कैप्स लॉक ऑफ करना है तो इसको दोबारा दबा दो तो ऑफ हो गया। इसी तरह स्क्रॉल लॉक ऑन करना है तो इस की को दबा दो, और ऑफ करना है तो भी यहाँ से दबा सकते हैं। इसी तरह नम लॉक। तो ये सारे के सारे की जिन्हें कीबोर्ड से ही ऑन या ऑफ किया जा सकता है, इनके लिए एक स्पेशल वर्ड है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर और टाइपराइटर के बीच में क्या फ़र्क है। टाइपराइटर और कंप्यूटर में ये फ़र्क है, कीबोर्ड के अंदर जो कीबोर्ड के और टाइपराइटर के अंदर दोनों से टाइप कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड में फंक्शंस बहुत ज़्यादा है।
सो बैक स्पेस की कौन सी होती है? बैक स्पेस की आप जानते ही हैं। और डिलीट की, डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो। बैक स्पेस की से आप उसमें डिलीट की फ़र्क ये है, बैक स्पेस की मान लो आपने लिखा गौरव कहीं टाइप किया, बैक स्पेस दबाया तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट करेगा। डिलीट से आपको पहले वो पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डिलीट की से आप कोई फाइल भी डिलीट कर सकते हो विंडोज़ के अंदर। जैसे अगर कोई फाइल है आपको डिलीट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, रिसाइकल बिन के अंदर वो चली जाएगी। तो ये फंक्शन है डिलीट के। फिर होती है मॉडिफायर की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मॉडिफायर की क्या होती है? जैसे ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ हम यूज करते हैं इनका काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे कुछ क्लोज करना हो कंप्यूटर में तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑल्ट प्लस F4। यानी ऑल्ट का इस्तेमाल मैंने किसके साथ किया? F4 के साथ तब काम की, अकेले में काम नहीं की। इसी तरह कंट्रोल की जो की है ये खुद भी काम कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये दूसरी कीज़ के साथ काम करती हैं कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर के काम करने के लिए या शॉर्टकट्स के लिए। जैसे अगर मुझे फाइल बंद करनी है तो मैं फाइल को एस्केप करूंगा फिर क्लोज करूंगा, उसकी बजाय मेरे पास शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F4, दोनों की को एक साथ दबा दूंगा। तो ये हो गया मॉडिफायर की। ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट इनको कहा जाता है मॉडिफायर की, क्योंकि ये दूसरी कीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो ये ऊपर हो गई फंक्शन की। फंक्शन की कहाँ होती है? ये F1 से लेके F12 ये सारी हैं फंक्शन की। F1, F2, F3, F4 इनके अलग अलग काम होते हैं सबके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑल्ट प्लस F4, इसी तरह इन सब कीज़ के अपने अपने काम होते हैं। F1 का क्या काम है? F1 ओपन करती है हेल्प मेन्यू को फॉर द एक्टिव ओपन प्रोग्राम। कोई भी एक्टिव प्रोग्राम आपका ओपन है तो उसमें हेल्प मेन्यू होगा, वो ओपन करेगी F1 की। अब एरो की क्या होती है? एरो की ये कर्सर की, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये ऊपर के लिए, नीचे के लिए, आगे के लिए, पीछे के लिए। तो ये उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ले जाएगी जहाँ पे आप कर्सर दबाएंगे, तो ये कर्सर को उस डायरेक्शन में मूव करेंगी। मान लो आप कोई लाइन लिख रहे हो, उस लाइन में आपको आगे पीछे इस तरफ जाना है तो आप ये वाली की यूज़ करो। नीचे जाना है, 2 सेंटेंस लिखे नीचे जाना है तो ये वाली की यूज़ करो। इनको बोलते हैं कर्सर की, एरो कीज़। ये कर्सर को मूव करती हैं। फिर है होम और एंड की। होम और एंड की ये दो अगेन ये इंपॉर्टेंट की हैं, होम एंड एंड की। फिर है पेज अप और पेज डाउन। तो जो होम की है वो आपको शुरू में ले जाती है, एंड वाली एंड में ले जाती है। पेज अप और पेज डाउन क्या करती है? पेज अप और पेज डाउन आपको नेक्स्ट पेज उस पे ले जाती है और ऑटोमेटिकली जंप्स टू द नेक्स्ट पेज अप और डाउन इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हैं या वेब पेज पे हैं, अगर आप पेज अप करेंगे पेज डाउन करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी या पिछले पेज पे ले जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप पेज अप करते हैं कि पेज डाउन करते हैं। सो नेक्स्ट पेज अप और डाउन इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। वेब पेज के अंदर भी ये दोनों कीज काम करती हैं, पेज अप और पेज डाउन। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी की होती हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मान लो आपको नाम लिखना है GAURAV, बड़ा बड़ा, आपको छोटा नहीं लिखना है, ऐसे बड़ा लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप क्या करोगे? या तो शिफ्ट दबा के गौरव टाइप करो, शिफ्ट बड़ा कर देती है, या फिर आप कैप्स लॉक को दबा दो। कैप्स लॉक को जब आप दबाओगे तो एक बत्ती जल जाएगी यहाँ पे, इससे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कैप्स लॉक ऑन है। और कैप्स लॉक को दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी वो की जिनका फंक्शन आप कीबोर्ड के थ्रू बंद या शुरू कर सकते हो उन्हें बोलते हैं टॉगल की। तो 3 की होती है, मैंने आपको बताया था, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। नम लॉक क्या है? नम लॉक दबा दो, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 ये सब टाइप ये सब दबाओगे तो काम नहीं करेगा, यानी नंबर्स को लॉक कर दिया आपने। तो नंबर, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ये होती हैं टॉगल की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है टॉगल की क्या होती हैं? टॉगल की होती हैं जिनको आप कीबोर्ड की मदद से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो, उनको बोलते हैं टॉगल की, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। फिर होती हैं स्टिकी की। स्टिकी मतलब क्या? स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। स्टिकी की को स्टिकी की क्यों बोलते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से सुनिए स्टिकी की क्या होती है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उंगलियां काम नहीं करती, उसे कोई रोग है या लकवा मार गया है, पैरालिसिस है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कई ऐसे रोग होते हैं जिनमें आदमी की उंगलियां वगैरह उतनी अच्छी काम नहीं करती, उतना अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं करती। अब आपको मान लीजिए कोई कमांड देना है, मान लीजिए आपको देना है Alt+F4, ये आपको एक साथ दबाना पड़ेगा।
लेकिन जिस आदमी की उंगलियां उतना अच्छा काम नहीं करती, जिसको कोई डिजीज है या कोई अपंग है कोई, वो ऑल्ट और F4 अपनी उंगलियों से एक साथ नहीं दबा पाएगा। तो वो क्या करेगा, वो स्टिकी कीज को ऑन कर देगा। स्टिकी की ऑन करने का मतलब ये है कि आपने पहले दबाया ऑल्ट, उसके बाद आप F4 दबा सकते हैं, एक साथ दबाने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट काम करता रहेगा कुछ समय तक, जब तक आप F4 नहीं दबाते। एक बार में एक ही उंगली का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि स्टिकी कीज हमारी क्या हेल्प करती हैं, 2 या 3 की एक साथ दबाने की बजाय वो उनको सीरियल बना देती हैं, 1 2 3 कर देती हैं कि आप पहले एक दबाओ, फिर दूसरी वाली दबाओ, फिर तीसरी वाली दबाओ। तो जब आप 1 2 3 एक के बाद एक भी दबाएंगे तो भी वो एक साथ काम करेंगी। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या दबाओगे, ऑल्ट दबाओगे, फिर कंट्रोल दबाओगे और डिलीट दबाओगे, एक साथ दबाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने स्टिकी की ऑन कर रखी है तो आप तीनों की तो एक साथ दबा नहीं सकते, आपकी उंगलियां काम नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, पहले ऑल्ट दबाएंगे, फिर कंट्रोल दबाएंगे, फिर डिलीट दबाएंगे, 1 2 3। जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे वो ऑटोमेटिक ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टिकी की। स्टिकी मतलब चिपचिपा, चिपक गई। पहले आपने ऑल्ट दबाया तो ऑल्ट चिपक गई अपनी जगह पे, अब वो काम कर रही है बैकग्राउंड में। फिर कंट्रोल दबाया तो ऑल्ट और कंट्रोल एक साथ चिपक गई, और फिर डिलीट। दूसरी है फिल्टर की। ध्यान से सुनिए फिल्टर की क्या होती है। देखिए फिल्टर की होती हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उंगलियां ढंग से काम नहीं करती, तो वो जब टाइपिंग करेगा, जब वो, ध्यान से सुनिए, जब वो टाइपिंग करेगा तो वो कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो उससे दब जाएंगे, वो दबाना नहीं चाहता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा है, QWERT लिखा है लेफ्ट साइड में, QWERT YUYOP। ठीक है, अब मेरे हाथ ढंग से काम नहीं करते, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ में ट्रेमर नाम का रोग है। ट्रेमर मतलब हाथों में कंपन। अब मैं दबा रहा हूं W, मैं दबाना, मान लो मैं लिखना चाहता हूं विंड, ये शब्द लिखना चाहता हूं विंड, तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं W दबाऊंगा। अब जब मैं W दबाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि Q अपने आप दब जाए, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो आसपास की कीज अपने आप थोड़ी सी दब जाती हैं। तो फिल्टर की मुझे क्या अलाउ करेगी, फिल्टर की मुझे ये अलाउ करेगी कि अगर मैं किसी की को थोड़ा सा दबाता हूं तो वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे W टाइप करना है तो मैं अगर W को प्रेस करूंगा तो W नहीं आएगा। W को मुझे कम से कम 1 सेकंड तक पूरा प्रेस करना पड़ेगा, तब W आएगा। यानी कि जो अगर हाथों में कंपन वाला कोई रोगी है तो वो फिल्टर कीज यूज कर सकता है। फिल्टर की में अगर वो W टाइप कर रहा है तो वो W पे अपनी उंगली रखेगा और W को काफी देर तक दबाएगा, तब जाके W रजिस्टर होगा। मान लो उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है तो W 1 सेकंड तक दबाएगा, तब W टाइप होगा। हल्का सा W तुरंत की दबाएगा तो W टाइप नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक की दबाते वक्त जो साइड वाली ऑटोमेटिक थोड़ी सी दब जाती हैं वो स्क्रीन पे नहीं आएंगी, इस वजह से टाइपिंग आसान हो जाएगी। वरना क्या होगा, वरना अगर वो W दबा रहा है तो ऑटोमेटिकली QWE या WE या कुछ ऐसे दब जाएगा, तो वो की भी अपने आप रजिस्टर हो जाएगी, तो टाइपिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये काम होता है फिल्टर की का। फिल्टर की का काम क्या होता है कि थोड़ा सा दबाने पे की काम नहीं करेगी, की इनएक्टिव हो जाएगी, उसे बोलते हैं फिल्टर कीज। अब देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको जो इनपुट डिवाइसेस बता रहा था, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला था कीबोर्ड। कीबोर्ड मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जैसे माउस होता है, ट्रैक पैड होता है, जिसका काम है पॉइंट करना कि हम भाई स्क्रीन पे कहाँ जा रहे हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पे कहाँ जा रहे हैं। और आप जानते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो हम यूज करते हैं, उसके अंदर पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारा काम हम पॉइंटर से ही करते हैं। अब ये बात अलग है कि आप कीबोर्ड यूज करना चाहें, माउस यूज ना करना चाहें, आप ट्रैक पैड यूज करना चाहें, तो वो आपकी मर्जी है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस एक पॉइंट होता है, जैसे माउस है, जो एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। रिसाइकल बिन खोलना है आपको तो उस पर पॉइंटर ले जाओ और उस पर डबल क्लिक कर दो, तो ये सारे काम करता है। यानी कमांड्स देने में भी हेल्प करता है, कमांड मेन्यू में ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। अगर कोई पेंट वगैरह है तो आप उसमें पॉइंटर से ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये सब काम है पॉइंटिंग डिवाइसेस के। तो सबसे पहले माउस। माउस का आविष्कार किसने किया, माउस का आविष्कार किया डगलस एंगलबर्ट ने। आई रिपीट, डगलस एंगलबर्ट ने 1963 के अंदर। माउस का काम क्या है,
माउस का काम वही है, कर्सर को मूव करना, ये सब आप जानते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो माउस के काम क्या क्या होते हैं, माउस क्लिक करता है, डबल क्लिक भी कर सकता है, ये आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। आपने अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो विंडोज़ में ये सेटिंग अवेलेबल है कि आप उसको सिंगल क्लिक पे भी खोल सकते हो, डबल क्लिक पे भी खोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। राइट क्लिक में कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारी कमांड होती हैं, जैसे रिफ्रेश होती है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब राइट क्लिक पे आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, माउस पे कोई चीज़ पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो। कोई आपको मान लो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कोई चीज़ कॉपी करनी है तो एक तो या तो आप कॉपी करके पेस्ट कमांड दे सकते हो, या उस चीज़ को उठा के सीधा पेन ड्राइव के अंदर आप पटक दो, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। स्क्रॉल भी आप कर सकते हो, कोई विंडो है, आपको बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, नीचे जाना है तो साइड में पकड़ के बार को ड्रैग नीचे करो तो पेज अपने आप नीचे चला जाएगा। फिर होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आसान है। ट्रैक बॉल के अंदर एक बॉल होती है, प्रॉपर बॉल, जो रोटेट करती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो ये मोस्टली हम नोटपैड या नोटबुक या लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं, माउस के अंदर की बजाय। और जो यूज़र है वो बॉल को स्पिन करता है अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे कर्सर मूव होता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये है ट्रैक बॉल। ये बॉल देख रहे हैं आप, ये बॉल को आप घुमाएंगे उसी हिसाब से वो जो ये कर्सर है जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, ये मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ, तो ये मैं इसकी मदद से भी कर सकता हूँ। फिर टच पैड होता है, आजकल तो हर कंप्यूटर में टच पैड होता है, इसलिए माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये टच पैड होता है, इससे आप इस पर उंगलियां रख के उसी हिसाब से इसको नचा सकते हैं कर्सर को अपने हिसाब से। फिर होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब ये कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं जो आप इनपुट के लिए यूज़ करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे। सबसे पहले जॉयस्टिक, गेम खेलने के काम आता है। अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आपने जॉयस्टिक जरूर यूज़ किया होगा। बहुत सारे गेम हैं, गाड़ियों की रेस वगैरह में बहुत अच्छा रहता है ये। इसमें माउस और कीबोर्ड से खेलने में उतना मज़ा नहीं आता जितना जॉयस्टिक से आता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर लाइट पेन होता है, अगेन गेम वगैरह खेलने के लिए। और जो इसमें एक फोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो एक छोटी सी ट्यूब के अंदर प्लेस होता है, इससे आप इनपुट की तरह इसका काम ले सकते हैं। फिर टच स्क्रीन होती है। अगर टच स्क्रीन है तो उंगलियों से ही काम चल जाएगा, आपको किसी स्टाइलस की ज़रूरत ही नहीं है, तो उंगलियों से ही आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले टच स्क्रीन जो थी वो बनाई थी E.A. जॉनसन ने 1965 के अंदर। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसके अंदर सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल होता है जो स्क्रीन को कवर करता है, जिससे आप कमांड दे सकते हैं स्क्रीन के थ्रू ही। ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें टच स्क्रीन नहीं होती, लेकिन जो टैबलेट वगैरह होते हैं उनके अंदर होती है। फिर होता है ग्राफिक टैबलेट। तो मैं जो ये बनाता हूँ सारी, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, मैं ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, या इसको डिजिटाइजर भी कहते हैं। अब जब स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको कुछ लिखना है तो क्या करोगे आप? कैसे लिखोगे? आप स्क्रीन पे कोई पेन तो चला नहीं सकते क्योंकि स्क्रीन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप स्टाइलस यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? हाँ, टैबलेट के अंदर आपको लिखना है तो आप स्टाइलस यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के अंदर लिखना है टच स्क्रीन में तो स्टाइलस यूज़ कर सकते हो। जैसे एक फ़ोन आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट, उसके अंदर साथ में एक पेन होता है, तो वो पेन स्टाइलस बोलते हैं उसे, क्योंकि वो स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन है तो स्टाइलस काम करता है। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन थोड़े ना इनपुट डिवाइस होती है, तो आप क्या करोगे? ग्राफिक टैबलेट लगाओगे साथ में। तो मैं भी ग्राफिक टैबलेट यूज़ करता हूँ ये लिखने के लिए। जैसे मैं ये रिकॉग्निशन को गोल घुमा रहा हूँ तो मैं ये पेन से कर रहा हूँ, लेकिन वो पेन में डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं चला सकता, मैं इसके ऊपर चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन को इनपुट डिवाइस बना देता है। ये है ग्राफिक टैबलेट। तो ये ग्राफिक टैबलेट जो है सबसे पहले बनाया था स्टाइलेटर ने 1957 में। ये क्या करता है? एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ऑप्टिकल डिवाइसेस। सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस इंट्रोड्यूस होता है 1982 में। ऑप्टिकल डिवाइस क्या करते हैं? लाइट को यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, लाइट। और फिर ये अलग अलग तरह के जो कोड हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, मार्क्स को, कैरेक्टर्स को, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है बार कोड रीडर। आपने अगर कुछ खरीदा हो तो बिग बाज़ार वगैरह में आप जाइए, बिग बाज़ार में वो आपने जो भी सामान खरीदा उस पर ये कोड रीड करेगा, इससे ये कंप्यूटर पे सीधा चला जाएगा, यानी ये बार कोड रीडर है। तो बर्नार्ड सिल्वर ने डेवलप किया था बार कोड 1948 में। तो इसमें बार कोड डेटा होता है, ये सीधा आप इसमें ये रीड करेगा, सीधा कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। फिर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे बोलते हैं OMR। आपने OMR शीट सुनी होगी। आप ये 4 गोले भरते हैं, 4 गोले में से आपने आंसर C है तो ये C वाला गोला भर दिया। इसको कंप्यूटर रीड कैसे करेगा? OMR। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं। आजकल इसे आंसर शीट मार्क में यूज़ करते हैं। जितने भी आजकल एग्ज़ाम है ज़्यादातर जो अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो उसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ये यूज़ होता है पेपर के अंदर। OMR इसे हज़ारों शीट कुछ घंटे में चेक हो सकती है। फिर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे बोलते हैं OCR।
OCR को 1914 में इमैनुअल गोल्डबर्ग ने डेवलप किया था, एक मशीन डेवलप की थी जो कैरेक्टर को रीड कर सकती है और उन्हें स्टैंडर्ड टेलीग्राफ कोड में कन्वर्ट कर सकती है। इससे आप पैसेंजर टिकट और ये सब जो भी होता है ये आप एयरलाइंस वगैरह में आप उनको दिखाते हैं तो वो रीड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये, अगर आप एयरलाइन की टिकट है तो वो घुसने से पहले आपकी जो एयरलाइन की टिकट है वो लेता है और उसको एक मशीन के आगे रखता है, वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता है इसे, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। फिर होता है MICR। MICR कहाँ यूज़ करते हैं? बैंक्स में यूज़ करते हैं, चेक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आई रिपीट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक MICR कोड भी होता है चेक्स के ऊपर। दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है IFSC कोड जो NEFT और RTGS में यूज़ करते हैं और दूसरा MICR। तो MICR में ये हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बैंक्स में चेक वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। फिर स्कैनर होता है, अगर आपको फ़ोटो वोटो निकालनी है तो स्कैनर हो गया। स्कैनर के अंदर आप क्या करोगे, जो भी डालोगे उसकी फ़ोटो बन जाएगी। तो 1957 में रसल किर्श और उसकी टीम ने ये बनाया था स्कैनर। सबसे पहला जो इमेज स्कैनर था वो इन्होंने बनाया था, ये ड्रम स्कैनर था। तो स्कैनर का काम क्या होता है? इमेजेस बनाना फोटोग्राफिक प्रिंट से। तो इसमें आप नॉर्मल फोटो डाल दो, जो रील से आप खींचते थे नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप करके उसको ये डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कई तरह के स्कैनर होते हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, फिल्म स्कैनर, ड्रम। अब स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? तो 1968 और 69 में हेलमट ग्रोटरप और जर्जन डेथलॉफ ने बनाया था ये सबसे पहले, और इसके लिए पेटेंट इन्हें मिला हुआ है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। कोई कार्ड अगर आपको देखना है कि आइडेंटिटी कार्ड सही है और आपको ये कार्ड अपना घुसा वो रीड कर लेगा, स्मार्ट कार्ड रीडर। बायोमेट्रिक मशीन होती है, आपकी उंगली में फिंगरप्रिंट वगैरह पहचान लेती है। बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करने लगे हैं बायोमेट्रिक सेंसर, इवन आजकल बैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं अटेंडेंस लेने के लिए। इसमें टाइम सेट कर देते हैं भाई 9 से 9:05 तक के बीच में आपको उंगली अपनी बढ़ानी है तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी। आपकी जगह कोई और नहीं लगा सकता क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है ये होता है बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक सेंसर। फिर ऑडियो विजुअल डिवाइस होते हैं जो आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करने में और पिक्चर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और जो कार्बन माइक्रोफोन है वो इन्वेंट किया था डेविड एडवर्ड ह्यूज़ ने। बोलने के लिए कुछ रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। वेब कैमरा, अगर फ़ोटो वगैरह आपको कंप्यूटर में वीडियो वगैरह बनाना है या वीडियो ट्रांसफ़र करना है, 1991 में सबसे पहले डेवलप हुआ था ये, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। जो कैमरा है ये फाइनली जो स्विच्ड ऑफ ऑन अगस्त 22, 2001। सो ये है वेब कैमरा। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अभी तक जो भी कहानी चल रही थी वो सब थी इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर इन्हें संदेश देगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कंप्यूटर को संदेश दे रहे थे, अब कंप्यूटर इन्हें संदेश देगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रिंटर को बोलेगा भाई प्रिंट करो, तो प्रिंटर अपना काम शुरू कर देगा, कंप्यूटर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब कंप्यूटर कहेगा कि प्रोजेक्ट करो कुछ प्रोजेक्टर पे, तो वो प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसमें आप कंप्यूटर पे जो भी कुछ है वो बड़ी कर देते हैं स्क्रीन पे, यानी वो आउटपुट है। कंप्यूटर संदेश दे रहा है बड़ा करने के लिए, वो एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह स्पीकर, अगर आप कंप्यूटर में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर में अगर गाना सुन रहे हैं तो कंप्यूटर आपको सुना रहा है, यानी स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, और हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटर और प्लॉटर। तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या होता है? ये कंप्यूटर का ये मॉनिटर है। इसमें अगर आप CPU और वो सब मिला दो तो वो कंप्यूटर हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर जो यूज़ हुए थे उनमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, CRT, ये पुराने तरह के थे। और फिर जो नए वाले हैं उनमें वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जो है वो यूज़ करता था कैथोड रे ट्यूब को, और उसे फिजिकली हम इंटीग्रेट कर देते थे कीबोर्ड के साथ और CPU के साथ। फिर प्रोजेक्टर होते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस हैं, ये प्रोजेक्टर। और फर्स्ट जो प्रोजेक्टर था वो जोहान दे फोंटोना ने बनाया था 1420 में, बहुत पुराना। अभी तो ये होम थिएटर सिस्टम में, क्लासरूम्स में, सब में यूज़ होते हैं प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गए, फिर स्पीकर जैसे कईयों ने मिलकर डिस्कवर किए थे एडवांस स्पीकर, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, मैग्नावॉक्स, विक्टोरोला, ये सब इन्होंने डिस्कवर किए थे। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। फिर प्रिंटर हो गया, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1953 में प्रिंटर डेवलप किया था रेमिंगटन और रैंड ने मिलके, और लेज़र प्रिंटर था जिसका नाम था ईयर्स, ये डिस्कवर हुआ था जेरोक्स पैलो ऑल्टो रिसर्च लेबोरेटरी में 1969 में, और कंप्लीट हुआ था 1971 में। प्रिंटर का काम आपको पता ही है, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना।
प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ये आप अगर याद रख लेंगे तो प्रिंटर आपको परेशान नहीं करेगा। दो तरह के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं, ये सब एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। आपको एक वो दे देंगे प्रिंटर, बताएंगे किस तरह का प्रिंटर है, या फिर आपसे पूछेंगे इन चारों में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, इन चारों में से इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन और ड्रम, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जैसे थर्मल, इंकजेट, मतलब आजकल जो भी कंप्यूटर एडवांस होते हैं उनमें प्रिंटर वो सारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। लेज़र, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सब। फ़र्क क्या है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में? जैसे आपने कभी लेट्स से आपने कभी टाइपराइटर यूज़ किया है। टाइपराइटर में क्या होता है, जो टाइपराइटर एक पेज आप उसमें डाल देते हैं, उस पर आप टाइपिंग करते हैं। मान लो आपने टाइपराइटर पे की दबाई जी, तो इस पेज के ऊपर एक कुछ टच करेगा और वो इस पे लिख देगा जी। यानी कि जब आप प्रिंट कुछ करते हैं तो अगर पेज के इंक कोई टच करता है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे आप इसको देखिए, पेपर पे, ये पेपर है, इस पे प्रिंट करना है तो कोई चीज इस पे पेपर पे टच करके उसको बनाएगी तो वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, पेपर पे कुछ भी चीज जो है, जो प्रिंट आ रहा है वो नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म से आ रहा है, यानी कोई भी चीज पेपर पे इम्पैक्ट नहीं कर रही, पेपर पे टच नहीं हो रही वो चीज जो प्रिंट कर रही है। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके अंदर पिन यूज होते हैं, हैमर यूज होते हैं, व्हील यूज होते हैं जो पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़े सीधा सा बताता हूँ, आपने कभी मोहर लगाई है, स्टैंप जिसे बोलते हैं। तो स्टैंप क्या होता है, आपको पहले ये इंक दी जाती है और एक ये इस तरह का एक डिवाइस दिया जाता है जिसपे ये स्टैंप होती है। इसको आप इस पे पहले टच करते हैं और फिर आप किसी पेज के ऊपर मोहर लगाते हैं। तो जब आप यानी कि पेपर पे आपने कुछ प्रिंट किया तो टच किया इसको, यानी ये इम्पैक्ट है, आपने इसको ऊपर से इस हैंडल से पकड़ा और इस पे टच किया तो वो छाप लगी, तो यानी ये इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या है, नॉन इम्पैक्ट के अंदर ये नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें लेज़र या जो स्पेशल इंक है वो स्प्रे हो जाती है दूर से, या हीट या प्रेशर, कई तरह के प्रिंटर आते हैं इसके अंदर, तो वो इसमें पेपर के ऊपर कोई चीज़ टच नहीं होती, दूर से ही वो प्रिंट आ जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कंटिन्यूस पेपर शीट, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनके अंदर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये आपने देखे होंगे जब बिल वगैरह कटते हैं इनके अंदर कंटिन्यूस पेपर चलता है, बहुत बड़ा रोल होता है पेपर का, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, पेपर में प्रिंट होता रहता है बिल वगैरह। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनमें A4 या A3 साइज़ की शीट आप डाल देते हो, अलग अलग पेपर डाल देते हो, 1000 पेपर डाल देते हो, लेकिन कंटिन्यूस पेज नहीं होते। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं सस्ते होते हैं, नॉर्मल प्रिंटर होते हैं महंगे होते हैं। वैसे आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कोई महंगे नहीं हो गए, 2500 2000 में आ जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। तो ये इम्पैक्ट वाला है, ये नॉन इम्पैक्ट वाला है। जो प्रिंट क्वालिटी होती है नॉन इम्पैक्ट की ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर से, इनमें प्रिंट क्वालिटी लोअर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल रिबन यूज़ करते हैं प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए पेपर पे, जो पेपर को स्ट्राइक करता है, पेपर पे छाप छोड़ता है, पेपर को टच करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज़ करते हैं, कार्ट्रिज यूज़ करते हैं, कार्ट्रिज डलती है प्रिंटर के अंदर जिसमें इंक होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये इनकी स्पीड बहुत कम होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत फास्ट होते हैं, कई सारे पेजेस 1 मिनट के अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर से नॉइज़ बहुत आती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जनरली कम नॉइज़ आती है। जैसे कुछ प्रिंटर होते हैं जिनमें से नॉइज़ बहुत आती है, मेरा जो प्रिंटर है बहुत आवाज़ करता है। सो एग्जाम्पल क्या है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये आपको सब एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने आपको बताया ये जो पेपर है उस पर स्ट्राइक करेगा, फिजिकली स्ट्राइक करेगा और पेपर पे प्रिंट करेगा। तो जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया 1972, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉइजी है, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा और प्रिंट क्वालिटी अच्छी है लेकिन इसमें। फिर ये लाइन प्रिंटर हो गया, ये 600 लाइन्स पर मिनट प्रिंट कर सकता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, कार्टेज यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल प्रिंटर हो गया, ये 1965 में सबसे पहले इन्वेंट हुए थे। इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये बहुत कॉमन है, इंकजेट काफ़ी चलते हैं आजकल ये। फिर लेज़र प्रिंटर हो गया, ये 1969 में गैरी स्टाकवेदर ने जो सबसे पहले ये बनाया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेज़र बीम की वजह से प्रिंट हो सकता है, लेज़र लाइट इसमें प्रिंट कर देती है सब कुछ। फिर ये प्लॉटर हो गए, प्लॉटर क्या होते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहले प्लॉटर डिस्कवर किया था 1959 ने। अगर बहुत हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, बहुत बड़े बड़े पेपर निकालने, बैनर वगैरह,
बहुत तरह के कलर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं प्लॉटर्स। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।